हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं मनसा पवार आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्यूके एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम आपके क्लास 9th के दूसरे अध्याय पृथ्वी की सतह के निर्माण के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर से पूर्णतः रूप से अवगत हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में हम कई सारी नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे, क्योंकि आपकी क्लास 9 की नई एनसीईआरटी बुक आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाने के लिए ही बनाई गई है, और उसी में हम पृथ्वी की सतह के निर्माण को जानेंगे। हम जानेंगे कि धरती की क्या अद्भुत कहानी है और शक्तियों का अनूठा खेल कैसे इसको सुनाता है। मतलब जो हमारी धरती है वो कैसे बनी, कौन कौन सी शक्तियां हैं जो धरती के अंदर काम करती हैं, जिनके बारे में हम अभी तक जानते भी नहीं। तो हर एक चीज जो हमसे अभी तक छुपाई रखी गई थी, आज इस चैप्टर में इस वन शॉट वीडियो में हम हर एक चीज को समझेंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं। ये होने वाला है आपका चैप्टर पृथ्वी की सतह का निर्माण। ठीक है, इसमें हम कई सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ज्वालामुखियों के बारे में। आज से पहले हमने वॉल्केनोस के बारे में सुना है, काफी लोगों को पसंद भी है, देखने में बड़ा मजा आता है कि कैसे वो फूटता है, लावा बाहर निकलता है, पर आखिर उसके पीछे की क्या कहानी है वो जानेंगे। हम सब ने भूकंप के बारे में सुना है कि यहाँ भूकंप आया, यहाँ धरती जो है हिलने लग गई, पर वो भूकंप क्यों आता है, कभी आपने सोचा है? कभी आपने ये सोचा है कि नदियां किस तरीके से बहती हैं, क्या अलग अलग फोर्सेस है जो नदियों के बहाव को हमारी तरफ लेकर आती हैं? तो ये सारी चीजों को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम सबको जो है डीप अध्ययन करना है या डीप थिंकिंग करनी है और सोचना है। ठीक है, हमारे अंदर ही बहुत सारे सवाल होते हैं और उन्हीं सवालों के जवाब ये चैप्टर हमारे लिए लेकर आया। सोचना क्या है? सबसे पहले सोचेंगे, क्या हिमालय, गंगा और मैदान, दक्कन के पठार हमेशा से ही ऐसे थे? हमने देखा है कि भाई हिमालय पर्वत है, नदी है एक गंगा, क्या वो हमेशा से ही ऐसी थी? अगर मैं हजारों लाखों साल पहले के भारत को देखूं तो क्या मुझे हिमालय तब भी दिखेगा या मुझे गंगा नदी तब भी बहती हुई दिखेगी? ये आपने सोचना है। फिर आपने ये सोचना है कि क्या पृथ्वी की सतह हमेशा से ही ऐसी थी? अभी हमने देखा है कि पृथ्वी की सतह जो है सीधी है, कई जगहों पे यहाँ पे पहाड़ बने हुए हैं, कई जगहों पे यहाँ पे पठार बने हुए हैं, कई जगहों पे यहाँ पे डेजर्ट बना हुआ है, यानी रेत के टीले बने हुए हैं। तो क्या हमेशा से पृथ्वी ऐसी थी? ये भी हमें सोचना है। अभी जैसी पृथ्वी है, अगर मैं हजारों साल पहले आकर देखूं तो क्या पृथ्वी में मुझे कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिले? ठीक है, सच ये है कि पृथ्वी की सतह आज भी लगातार बदल रही है। अब ये जो पॉइंट है आपके लिए होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझना हमें इस चैप्टर में ये है कि जो पृथ्वी की सतह है वो लगातार आज भी बदल रही है। ऐसा नहीं है कि हजारों साल पहले जैसे पृथ्वी की सतह थी वो आज भी हमें देखने को मिलेगी। लगातार उसमें चेंजेस आ रहे हैं। अब वो चेंजेस क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, यही तो है इस चैप्टर की खूबसूरती और इसी को हम जानते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि इन 3-4 पॉइंटर्स पे जो है सोचना है, और धीरे धीरे जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो इन सारे पॉइंटर्स की पूर्णतः जानकारी आपके पास हो जाएगी। ठीक है, आगे जाएंगे, शुरू करेंगे सीखने के उद्देश्यों से। ठीक है, अब हम किसी भी चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो हर बच्चा ये चाहता है कि भाई इस चैप्टर के अंत तक मैं किन किन चीजों को जान पाऊंगा, क्या क्या चीजें हैं जो मुझे इस चैप्टर में पढ़नी है, जो मेरे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो वो क्या चीजें हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझेंगे। हम समझेंगे कि पृथ्वी जो गोल है और ऊपर से तो ऐसी दिखती है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके आंतरिक संरचना को हम समझेंगे। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को समझेंगे। ठीक है, अब ये सुनने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है, डरना बिल्कुल नहीं है। एक एक करके हर एक सिद्धांत को, हर एक टिपिकल वर्ड को हम समझते हुए जाएंगे, लेकिन ये हमें समझना है अभी सारी अपसारी और परिवर्तनशील प्लेटों को हमें समझना है। ठीक है, ये भी अभी समझने में जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन क्लास के एंड में मैं वापस से इस स्लाइड पर आऊंगी और फिर आप भी देखेंगे कि यार ये तो पूरा हमने कर लिया है। ठीक है, ज्वालामुखी, भूकंप और उनके प्रभावों को समझना है। क्यों ज्वालामुखी फटता है, क्यों वोल्केनो फटता है, क्यों किसी जगह पर भूकंप आता है, उससे क्या क्या प्रभाव होते हैं, ये हमें समझना है। और अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण और स्थलाकृतियों का हमें निर्माण समझना है। ठीक है, अब इनमें से आधे से ज्यादा वर्ड्स तो मैं समझ रही हूँ कि आपको समझ में आए नहीं होंगे, लेकिन चैप्टर के एंड तक बने रहिए, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे जाएंगे, शुरू करेंगे परिवर्तन के कारकों से। अब हमने अभी पिछली स्लाइड्स में ये जाना है कि पृथ्वी जो है वो लगातार बदल रही है, पृथ्वी की जो सतह है उसमें लगातार परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे जो है प्लेन इलाका है, हो सकता है कई सालों बाद वहां पे पर्वत बन जाए,
हो सकता है कई सालों बाद वहां पे पठार बन जाए, हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्लेन है तो ये प्लेन ही रहेगा, कई ज्यादा परिवर्तन धरती की सतह पर आता रहता है। अब वो परिवर्तन के क्या कारक है, कैसे वो आता है, वो हमें समझना है। सबसे पहला है आंतरिक शक्तियां। नाम से ही क्लियर है, आंतरिक शक्तियां मतलब अंदर की शक्तियां, ठीक है। आंतरिक मतलब अंदर, अंदर ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो हमारी धरती के चल रही हैं, धरती के अंदर ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो चल रही हैं, जो हमारे ऊपर की सतह का क्या करती हैं, परिवर्तन, वो हमें समझना है। उसमें सबसे पहले जो है आंतरिक शक्तियां, यानी इंग्लिश में एंडोजेनिक फोर्सेस भी कहते हैं, ये भीतर से बनती है, जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप या पर्वत निर्माण, ठीक है। अब जो ज्वालामुखी है, जो भूकंप है, पर्वत का निर्माण है, ये कैसे होता है हम नेक्स्ट स्लाइड्स में समझने वाले हैं। लेकिन ज्वालामुखी जो है, आपने देखा होगा कि ज्वालामुखी में अंदर से, धरती के अंदर से ही लावा निकल के आगे निकलता है, ठीक है। तो ये भी आंतरिक यानी एंडोजेनिक हो गया। मतलब आप पढ़ेंगे अगर ज्वालामुखी के बारे में तो आप ये देखेंगे कि धरती के अंदर से ही इसके कार्य होते हैं। भूकंप भी आपने देखा होगा कि धरती के अंदर से ही आता है और फिर धरती को बीच से तोड़ने लगता है, ये भी हमने देखा था। और पर्वतों का निर्माण भी ऐसे ही होता है, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये वो सारी फोर्सेस हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से धरती के भीतर से आ रही हैं, ठीक है। तो आपने ये जरूर याद रख लेना है कि परिवर्तन के कारकों में सबसे पहले होती है आंतरिक शक्ति, ठीक है। भूकंप हो गया, पर्वत निर्माण हो गया, ये सारी जो चीजें ये धरती के अंदर से निकल के आगे आती जाती हैं, ठीक है। तो ये हमें समझना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास में वो है बाहन शक्तियां, यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये होती हैं हमारे सतह पर, ठीक है। अब नाम से क्लियर है, बाहन शक्तियां मतलब धरती के बाहर की शक्तियां, जो पृथ्वी के सतह पर हो रही है वो वाली शक्तियां, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। हमें इंग्लिश वर्ड याद रखने की तो इतनी आवश्यकता है नहीं क्योंकि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं सब, बट आंतरिक और बाहरी शक्तियां आपने याद रखना है, ठीक है। ये नाम से ही क्लियर है कि ये धरती के अंदर नहीं होंगी बल्कि धरती की सतह पर यानी बाहर होंगी, जैसे कि नदी, हवा, हिमनद, समुद्री लहरें, ये सभी परिवर्तन लाती हैं। आपने देखा होगा कि एक जगह है वहां पे अगर नदी बहती है तो उस सतह को वो थोड़ा काटते हुए बहती है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। इन सारी चीजों को हम आगे भी समझेंगे, लेकिन अभी आपने बस ये दो चीजें समझ लेनी है कि दो तरह की शक्तियां हैं जिनसे क्या होता है, हमारी धरती में परिवर्तन आता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने दो तरह की जो है शक्तियां अभी समझ ली हैं, जिसमें हमारी पहली है एंडोजेनिक फोर्सेस, जिसमें आपके पर्वत आते हैं, आपके वोल्केनोज आते हैं, भूकंप आता है, और फिर दूसरी है एंडोजेनिक यानी बाहरी शक्तियां, जिसमें बाकी की चीजें आती हैं, ठीक है। मेरे ख्याल ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे जाएंगे, बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ऊपर से आपको पता है कि अर्थ ऐसी दिखती है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी कई सारी लेयर्स हैं जिसके बारे में आपने समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी लेयर्स हैं जिनके बारे में अगर आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप बहुत ही ज्यादा जो है उस दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे लोग कहते थे कि धरती जो है वो फ्लैट है, ठीक है। हम सबको जहां हम रह रहे हैं उस जगह की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और अगर आपको नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, इस क्लास के बाद आपको वो भी हो जाए, ठीक है। सबसे पहली जो लेयर आती है वो होती है भूप्रपट्टी यानी क्रस्ट। ये 5 से 70 किलोमीटर तक की होती है और ये सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये वाली जो परत है धरती की, जिसपे हम लोग रहते हैं, ठीक है, क्रस्ट है जिसपे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, इस क्रस्ट पे ही हम लोग रहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट यानी भूम्रपट्टी कहते हैं। ये सबसे बाहरी पट्टी होती है और ये 5 से 70 किलोमीटर तक की हो सकती है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है ये 5 से 70 किलोमीटर तक की हो सकती है, बहुत चौड़ी ये प्लेट होती है, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी प्लेट है ये है आपकी क्रस्ट, ये आपने पता है। और आप एक पॉइंट इसमें और भी ऐड कर सकते हैं कि मानव इसी पर रहता है, मतलब हम लोग जो है, हमारी गाड़ी चलती है, हमारे घर बने हैं, हम जिस पे चलते हैं वो यही पट्टी है क्रस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आती है मेंटल, जिसको हम अर्ध द्रव भी कहते हैं, और ये संवहन धाराओं का क्या है, केंद्र है, ये हमें पता होना चाहिए। अब ये वाली जो प्लेट है ये पूरी, ये कौन सी है आपकी, मेंटल। इंग्लिश में भी मेंटल है, हिंदी में भी मेंटल है, तो ये पता होना चाहिए। अब ये वाली जो लेयर है वो मेंटल है, तो सबसे पहली जो हमारी लेयर है जिसमें हम लोग रहते हैं वो क्रस्ट, उसके नीचे वाली लेयर क्या हो गई, मेंटल हो गई। फिर आती है क्रोड यानी कोर,
ये लोहा निकेल अत्यधिक ताप और दाब वाली है, ठीक है। अब ये हो गया आपका कोर, ये जो दिख रहा है पूरा, ये जो पट्टी हो गई ये हो गई कोर। अब 2-3 बातें आपने समझनी है कि जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाते जाते हैं वैसे वैसे तापमान जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। अगर आप धरती की खुदाई करते जाएंगे और अगर आप कोर तक पहुंच गए तो इतना ज्यादा तापमान होगा कि आप पूरे के पूरे जल के भस्म हो जाएंगे। वहाँ पे लोहा भी जैसे ही जाता है वहाँ पिघल जाता है, इतने लाखों डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे हम क्रस्ट से कोर तक जाते हैं वैसे वैसे तापमान जो है वो इंक्रीज होता जाता है। तो ये है आपकी पृथ्वी की क्या आंतरिक संरचना। इसीलिए यहाँ पे लोहा निकेल लेयर भी इसको कहा जाता है कि लोहा यहाँ से निकलता है और पिघलता भी बहुत जल्दी है। और यहाँ पे अत्यधिक क्या होता है, ताप एवं दाब, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है। तो जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो ये है हमारी 3 लेयर्स, पहली भूपट्टी, फिर मैंटल, फिर क्रोट, ठीक है। और ये है अपनी आंतरिक संरचना भी। तो हम जिस पे रहते हैं, जिस पे मानव रहता है, वो वाली जो है वो क्रस्ट है, उसके नीचे वाली लेयर को हम कहते हैं क्या, मैंटल, और सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ये आपने पता होना चाहिए, इससे सवाल बनने की पूर्णतः रूप से संभावना है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि जहां हम रह रहे हैं उसके नीचे क्या है, धरती के नीचे आखिर क्या है। तो ये आपको इस क्लास के बाद और इस स्लाइड के बाद ये पता चल गया, ठीक है। आगे जाएंगे, अब बात करेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपने अभी तक इसके बारे में सुना नहीं है और इससे सवाल आने की बहुत ज्यादा आपको संभावना है। अब एक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या होता है वो हमें समझना है। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहते हैं हम इसको। अब ये क्या है, भूमपट्टी बड़ी और छोटी प्लेटों में बटी, ठीक है। प्रमुख प्लेटें यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकी, प्रशांत आदि। तथ्य, भारत पहले दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा था, ठीक है। अब ये हमें समझना है कि जो हमारी भूप्रपट्टी है यानी क्रस्ट है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है क्रस्ट। अब ये जो हमारी क्रस्ट की लेयर है, ये ऐसा नहीं कि हमारी पूरी धरती की जो क्रस्ट है वो एक ही जैसी है। ये क्रस्ट कई सारी प्लेटों में जो है बटी हुई है, कई सारे इसके टुकड़े हैं, कई सारी इसकी प्लेट हैं जिसमें ये बटी हुई है। कुछ प्लेटों के नाम क्या हैं, यूरेशियन, मान लीजिए इसमें से एक प्लेट का नाम है यूरेशियन, दूसरी प्लेट का नाम है अफ्रीकी, ये भी हम कर सकते हैं। मतलब आपकी जो भूप्रपट्टी है यानी आपकी जो क्रस्ट है ये ऐसी देखो, एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट, ये चौथी प्लेट, इस तरह से अलग अलग प्लेटों में बटी हुई है, ये आपने पता होना चाहिए। तो हमारी जो क्रस्ट है मान लीजिए ये है, तो ये कई सारी अलग अलग प्लेट्स में बटी हुई है और उन प्लेट्स के बीच के मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। तो ये कुछ आपके प्लेट्स के नाम है, प्रमुख प्लेटों के। अगर आप ये याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर आपके एमसीक्यूज वगैरह आते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा जो है हेल्प करता है, ठीक है। भारत पहले दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा था, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध मतलब ये हमारा है अर्थ, ये ऊपर का गोलार्ध है, ये दक्षिण का गोलार्ध है। तो पहले ये कहते हैं कि भारत यहाँ पे हुआ करता था, लेकिन इन प्लेटों के खिसकने और इन सब के कारण भारत जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है और अब उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, ठीक है। ये वाली चीज है जो इन्होंने इसमें बताई हुई, ठीक है। क्लियर हो गया। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में आपने बस यही समझना है कि जो हमारी भूप्रपट्टी है वो अलग अलग प्लेटों में विभाजित है, वो एक जैसी नहीं है, हर जगह अलग अलग प्लेटों में विभाजित है और उन अलग अलग प्लेटों के बीच के मूवमेंट को, उन अलग अलग प्लेटों के बीच के संबंध को ही हम क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहते हैं। ये आपने पता होना चाहिए। यहीं पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्रस्ट की प्लेट है, फिर दूसरी यहाँ पे, तीसरी, ऐसे कई सारी प्लेटों में जो है हमारा क्रस्ट बटा हुआ है। उसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकी, प्रशांत आदि। प्रशांत मतलब ओशियानिक होता है, पैसिफिक ओशन को प्रशांत महासागर कहते हैं। तो ओशियानिक प्लेट्स भी होती है, वो प्लेट्स जो ओशन के अंदर होती है, ठीक है। तो ये भी चीज एक होती है, तो आपने ये चीज पता होनी चाहिए। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में बस 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि इस तरीके से जो है हमारी मेंटल अलग अलग प्लेट्स में बटी हुई है और इनके बीच के संबंध को ही हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि ये नया टॉपिक है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन समझ के आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे जाएंगे।
अब हम बात करेंगे प्लेटों की गति के कारण के बारे में। हमने देखा कि जो प्लेट्स हैं वो लगातार क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। ये बात हमने जानी कि प्लेट्स का जो है लगातार मूवमेंट हो रहा है। वो प्लेटों की गति या मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्या उसका कारण है। हमने देखा कि हमारा जो मेंटल है, भूप्रपट्टी है, वो अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ है और उनके बीच के मूवमेंट को ही हम प्लेट विवर्त तकनीकी सिद्धांत कहते हैं। लेकिन ये मूवमेंट होता क्यों है, हर चीज के पीछे कारण है। ठीक है, हमने आपके क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो भी आप सोशल साइंस में पढ़ेंगे, हर एक चीज के पीछे क्या होगा, एक तथ्य होगा, एक एक्सप्लेनेशन होगा, एक कारण होगा। तो इसका क्या कारण है, मेंटल में संवहन धाराएं यानी कन्वेक्शनल करंट्स चलते हैं। ठीक है, गर्म मैग्मा ऊपर आता है, ठंडा होकर नीचे जाता है, जिससे प्लेट 2 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष खिसकती है। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा कारण है प्लेटों के खिसकने का वो है संवहन धाराएं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, आपने देखा है कि हर एक धरती के नीचे क्या है, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर ऊपर जाता है। जैसे जैसे हम धरती को खोदते हैं वैसे वैसे गर्म चीजें हमारे पास में आती हैं और इसी में नीचे क्या होता है, हमारा लावा। ठीक है, मैं उसका कलर बदल लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरली दिखे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे होता है क्या, लावा। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है लावा। जैसे ये लावा ऊपर जाता है और उसे ऊपर बाहर निकलने की कोई जगह नहीं मिलती है, तो यहीं पे ठंडा होकर क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो इस लावा के ऊपर और नीचे जाने की तकनीक को हम क्या कहते हैं, संवहन धाराएं कहते हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, संवहन धाराएं। ठीक है, मान लीजिए यही आपका एक वॉल्केनो, तो यहाँ पे है लावा। ये लावा ऊपर गया लेकिन वॉल्केनो का मुंह क्या था, बंद था, तो ये लावा ऊपर जाके जरूर से नीचे ही आएगा। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, संवहन धाराएं, जिसमें जो हमारी बीच की प्लेटें हैं इसके नीचे की, वो क्या होती है, खिसकती हैं। 2 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक ये प्लेटें क्या हो सकती हैं, खिसक सकती हैं। अब ये आगे भी जा सकती हैं, पीछे भी जा सकती हैं, ऊपर भी जा सकती हैं, नीचे भी जा सकती हैं, पर ये 2 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक खिसकती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो मुख्य जो इसका कारक है हमारी प्लेटों की गति का, वो यही है, कन्वेंशनल करेंट्स यानी संवहन धाराएं, जिसमें लावा या मैग्मा ऊपर जाता है और ठंडा होकर नीचे जाता है, जिससे प्लेटें 2 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक खिसकती हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है, क्यों होता है, प्लेट विवर्त तकनीकी सिद्धांत आखिर होता क्यों है, प्लेट्स में आखिर मूवमेंट आता क्यों है। वो इसीलिए आता है कि गर्म लावा जब ऊपर जाता है उसे बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती और वो वहीं ठंडा होकर नीचे आ जाता है। तो उसी प्रोसेस की वजह से हमारी जो प्लेटें हैं वो खिसकती हैं और इसी प्रोसेस को हम संवहन धाराएं कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे जाएंगे। अब बात करेंगे अभिसारी प्लेट सीमा के बारे में, यानी कन्वर्जेंट। ठीक है, सबसे पहले जब 2 प्लेटें टकराती हैं, परिणाम पर्वत निर्माण। अब जो 2 प्लेटें हैं उनके टकराने से पर्वत का निर्माण कैसे हो रहा है, ये तो समझना पड़ेगा। हमने देखा कि भाई जो 2 प्लेटें हैं वो खिसकती हैं, क्या हो जब 2 प्लेटें टकरा जाएं, फिर क्या होगा, तो वो हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए एक मेरी भूप्रपट्टी की प्लेट ये है और एक मेरी भूप्रपट्टी की प्लेट ये है, दोनों इस तरफ मूव कर रही हैं, दोनों जो है इस तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, अब आगे जाके क्या हुआ कि ये प्लेट और ये प्लेट जो है टकरा गई। अब टकराएंगी 2 प्लेट्स, तो अब क्या होगा, मतलब यहाँ पे से एक प्लेट आ रही है, यहाँ पे से एक प्लेट आ रही है और ये टकरा गई। अब टकराएंगी तो क्या होगा, ये हमें समझना है। तो टकराएंगी तो एक प्लेट जो है ऊपर जाएगी और दूसरी नीचे जाकर वापस मूव करने लग जाएगी। वही चीज है कन्वर्जेंट यानी अभिसारी प्लेट सीमा। अब यहाँ से मान लीजिए कि एक प्लेट जो है वो नीचे की तरफ चली गई और एक प्लेट जो है वो ऊपर की तरफ ही रह गई। ये है हमारा प्लेट अभिसारी सीमा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक प्लेट यहाँ से आ रही है और एक प्लेट जो है यहाँ से आ रही है। एक प्लेट जो है हमारी नीचे चली गई, दूसरी ऊपर उठ गई। जो प्लेट ऊपर उठती है वो ऊपर पर्वत बनाती है।
ठीक है। आप मान लीजिए कि भाई एक प्लेट है और ये दूसरी है, ये नीचे गई, ये ऊपर गई। अब ये ऊपर उठेगी तो जरूर ये कोई निर्माण करेगी, और निर्माण ऊपर उठी हुई कौन सी वस्तु का होता है? पर्वत का ही होता है। ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं जो हमें कन्वर्जेंट में यानी अभिसारी में समझनी है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट नीचे जाती है और जरूर दूसरी प्लेट ऊपर उठेगी, और जब दूसरी प्लेट ऊपर उठेगी या धरती में कुछ उठाव आएगा तो डेफिनेटली क्या बनेगा? पर्वत ही बनेगा। तो अगर अब कोई आपसे पूछे कि भाई पर्वत कैसे बनता है, ठीक है, कभी आपसे किसी ने इस तरह के सवाल पूछे होंगे कि भाई ये भूकंप क्यों आता है, मतलब है क्या, ये दिक्कत क्या है इसमें, तो आप बता पाएंगे कि पर्वत इसीलिए बनते हैं क्योंकि जो हमारी धरती की प्लेटें हैं उनमें के बीच में क्या होता है? टकराव होता है, जिससे एक प्लेट नीचे जाती है, दूसरी ऊपर आती है, और जो ऊपर आती है वो पर्वत का निर्माण करती है। ठीक है। तो यही है हमारा क्या? कन्वर्जेंट का सिद्धांत। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आई थिंक इस डायग्राम से भी बहुत हद तक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे जो है पर्वत बनता है। ठीक है, कि आपकी एक प्लेट यहाँ से आ रही है, दूसरी यहाँ से आ रही है, एक प्लेट यहाँ से नीचे चली गई, दूसरी क्या होगी? ऊपर उठेगी, और जब ऊपर उठेगी तो जो पृथ्वी की सतह है उसमें कुछ उठाव आके क्या बनेगा? हमारा पर्वत देखने को मिलेगा। तो यही है हमारा क्या? अभिसारी प्लेट सीमा। इससे भी सवाल बन सकता है, ये भी आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अभिसारी का मतलब क्या होता है? जब दो प्लेट्स आपस में टकराती है। ठीक है, आगे जाएंगे। अब बात करेंगे अभिसारी प्लेट सीमा के बारे में। अपसारी प्लेट सीमा, हमने अभी अभिसारी देखा, अब हम देखेंगे अपसारी प्लेट सीमा। यहाँ पे जो है ऑपोजिट में कहानी चलेगी। वहां पे क्या हो रहा था कि दो प्लेटें आपस में टकरा रही थी, यहाँ पे दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी। अब दूर जाएंगी तो क्या होगा? ठीक है, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, परिणाम नई भूप्रपट्टी का बनना, महासागरीय रिज का निर्माण होना। ठीक है, मान लीजिए कि भाई यहाँ पे एक प्लेट है और यहाँ पे एक प्लेट है, अब ये दूर जा रही है। अब दूर जाएंगे तो बीच में तो खाली जगह हो जाएगी, तो वहां पे क्या होगा? एक नई प्लेट का निर्माण होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है नई भूप्रपट्टी का बनना। तो नई भूप्रपट्टी कब बनेगी? जब यहाँ से हमारी एक प्लेट है वो अलग जा रही है, यहाँ से हमारी एक प्लेट है वो अलग जा रही है, और ये जगह जब खाली हो जाएगी तो यहाँ पे फिर से वोल्केनो आएगा, ठंडा होगा और नई पट्टी का क्या करेगा? निर्माण कर देगा। तो यही होता है हमारा क्या? अपसारी प्लेट सीमा। नाम्स में कंफ्यूज नहीं होना है, अपसारी और अभिसारी बिल्कुल एक जैसा साउंड करता है, लेकिन इनके मतलब पूर्णतः रूप से चेंज हो जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस डायग्राम को एक बार फिर से जल्दी से देख लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि वहां पे दो प्लेटें जो थी वो आपस में टकरा रही थी, यहाँ पे दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, दूर जा रही है, बीच में खाली जगह बन रही है, तो खाली जगह जो है दूसरी हमारी भूप्रपट्टी की लेयर भर देगी। ठीक है, ठीक है। अब परिवर्तनशील सीमाओं के बारे में बात करेंगे, यानी ट्रांसफॉर्म के बारे में। प्लेटें समंदर दिशा में रगड़ खाते हुए खिसकती हैं, परिणाम तीव्र भूकंप जैसे सैन एंडोनियास फॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ परिवर्तनशीला में क्या होता है? सीमा में क्या होता है कि एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट से रगड़ते हुए खिसकती है। ठीक है, अब जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से रगड़ते हुए जो है खिसकती है तो जरूर से कुछ मूवमेंट होगा। अब इस मूवमेंट से क्या होता है? भूकंप आता है। तो हमने दो चीजें देख ली हैं, इनफैक्ट हमने तीन चीजें देख ली हैं। पहली चीज जो देखी थी हमने वो देखा था पर्वत का निर्माण, दूसरी चीज जो देखी थी हमने वो देखा था कि कैसे नई भूप्रपट्टी बनती है, और तीसरी चीज जो थी भूकंप, वो हमने अभी देख लिया है। जब दो टकनेकी प्लेटें एक दूसरे से समांतर लेकिन विपरीत दिशा में एक दूसरे के पास क्षैतिज रूप से सरकती हैं तो इस परिवर्तनशीला कहते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। सेंट इंडोनेशिया फॉल्ट नाम से एक अर्थक्वेक यानी भूकंप आया था, तो वो ऐसे ही आया था कि आपके समुद्र के अंदर की जो दो प्लेट्स हैं वो आपस में खिसकते हुए जो है दूर जा रही थी, तो इससे क्या होता है? मूवमेंट होता है और क्या आता है? भूकंप आता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो परिवर्तनशील सीमा यानी ट्रांसफॉर्म यही होता है कि जब दो प्लेट्स आपस में रगड़े खाते हुए खिसकती हैं और जिनके परिणाम स्वरूप भूकंप आता है। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर बहुत ज़्यादा जो है डिफिकल्ट है, डेफिनेटली डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको चीज़ों को समझने में थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि बिल्कुल नया है। तो मैं यही कहूँगी कि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे अगर, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ ज़रूरी है कि साथ में आप अपनी बुक भी सामने रखें, ताकि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उस टॉपिक को अगर आप बुक में भी एक बार पढ़ लेंगे तो भी आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे जाएंगे, समझेंगे ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी कैसे होता है? ठीक है, ये है हमारी ज्वालामुखी की खूबसूरत सी पिक्चर। ज्वालामुखी कैसे फटता है? प्रकार सक्रिय, सुप्त और मृत। ठीक है, सबसे पहले तो जो ज्वालामुखी है
उसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। सक्रिय क्या होता है, मतलब एक्टिव, मतलब ऐसा हमारा ज्वालामुखी जो कुछ सालों पहले ही फटा हो या फिर से फटने की संभावना हो। ये बहुत कम है हमारी धरती पे अभी, मतलब ऐसा कोई वोल्केनो जो 5-10 साल पहले फटा था और अभी 5-10 साल में फिर से फट सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सक्रिय, मतलब ये अभी तक कार्यरत है, अभी तक काम कर रहे हैं। सुप्त यानी वो जो एक तरह से एकदम शांत पड़ गया है, एक तरह से हम इसको कहते हैं साइलेंट, मतलब कई सालों से या कई हजारों सालों से या कई 100 सालों से फटा नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि ये वो वोल्केनो है जो 100 साल पहले फटा था और आने वाले 100 साल तक भी इसकी फटने की कोई संभावना लग नहीं रही है, तो ये अभी साइलेंट बैठा हुआ है। और तीसरा है मृत यानी डेड, मतलब ये जो है हजारों लाखों सालों पहले ही फटा था और अब इसकी फटने की कोई भी संभावना नहीं है। कई सारे हैं, अभी हमारे इंडिया में भी है, जापान में माउंट फूजी करके है, लोग घूमने जाते हैं वहां पे क्योंकि अब वो वोल्केनो समाप्त हो गया, अब इसका फटने का कुछ नहीं है, बस ऐसा एक ढांचा बना हुआ है वहां पे, ठीक है। तो ये 3 तरह के हमारे ज्वालामुखी होते हैं, इनके टाइप्स हैं। लाभ क्या मिलता है ज्वालामुखी से, सबसे पहले उपजाऊ मिट्टी और खनिज प्राप्त होती है, ठीक है। जब हमारे लावा है वो बाहर निकलता है इस तरीके से, और जब ये ठंडा होता है, ठीक है, ठंडा होता है तो यहाँ पे क्या करता है, एक तरह से मिट्टी का निर्माण करता है, ठीक है। ज्वालामुखी फटा, लावा निकला, और जब लावा क्या होगा, ठंडा होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, मिट्टी का निर्माण करेगा, और वो मिट्टी बड़ी उपजाऊ होती है तथा उससे हमें खनिज की प्राप्ति भी होती है, ठीक है। हानि क्या होता है, जनमाल को हानि एवं प्रदूषण हो सकता है। अब कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ हो, उसके सामने ज्वालामुखी फट गया तो उसको तो बहुत ज्यादा हानि हो जाएगी, उसकी तो तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। साथ ही साथ में प्रदूषण भी होता है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस उड़ रही है, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। नीचे भी आप देखेंगे कि जितने भी लैंड पे ट्रीज वगैरह होते हैं सब जल जाते हैं, तो वो भी प्रदूषण करते हैं। तो ये इसके कुछ प्रकार, लाभ और हानियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए ज्वालामुखी के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ज्वालामुखी के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या 3 उसके प्रकार हैं। प्रकारों को मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, तथा उसकी लाभ और हानियां। हानि में तो यही कि भाई बहुत ही ज्यादा गर्म मैग्मा लावा निकलता है तो जनमाल को हानि हो सकती है तथा प्रदूषण भी हो सकता है, तो ये तो आप अपने मन से ही जो है डिजाइन कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, बात करेंगे भूकंप के बारे में। अब भूकंप में हमारे पास में मान लीजिए यहाँ पे 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। अब इन 2 प्लेट्स के बीच में क्या हुआ, टकराव हुआ, जिसकी वजह से ही आपका क्या आता है, भूकंप आता है। और जहां पे टकराव होता है उसके सबसे ऊपर ही भूकंप आता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। मतलब सबसे तेज भूकंप के झटके यहीं पर पड़ते हैं जहाँ पे प्लेट में खिसकाव हुआ है, ठीक है। भूकंप ऊर्जा के मुक्त होने से धरातल का कांपना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रही है, ऊर्जा ही मुक्त हो रही है और इससे धरातल क्या होता है, कांपता है, ठीक है। मुख्य शब्द फोकस और अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। अब आपको पता होना चाहिए, फोकस वो जगह है, ये आपका फोकस, फोकस वो जगह है जहां पे हमारी प्लेटों में जो है खिसकाव हुआ है। वहीं एपिसेंटर वो जगह है जो खिसकाव के जस्ट ऊपर वाली जगह है, ठीक है। मान लीजिए कि धरती के अंदर ये 2 प्लेट्स हैं, इनके बीच में क्या हुआ है, खिसकाव हुआ है, तो ये वाली जगह हो गई फोकस। अब ये तो धरती के अंदर है, अब इसी के ठीक ऊपर जहां पे लोगों के घर है, लोग खड़े हुए हैं, इसी के ठीक ऊपर वाली ये जो जगह है, ये हो गई आपकी एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। तो फोकस और अधिकेंद्र आपको क्लियर होना चाहिए। फोकस वो जहां पे आपके प्लेट का खिसकाव हुआ है, और अधिकेंद्र जस्ट उससे ऊपर वाली जगह जहाँ पे जन मनुष्य रहते हैं, ठीक है। ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से खिसकाव से जो भी फोर्स ऊपर निकलती है उसकी वजह से धरती कांपती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, ठीक है। मापन कैसे होता है इसका, रेक्टर पैमाने पे होता है। अब कहीं पे आपने देखा होगा कि 2 रेक्टर का, 7 रेक्टर का, 9 रेक्टर का जो है भूकंप आया है, तो ये होता है रेक्टर स्केल। इससे हम भूकंप को नापते हैं कि कितनी ज्यादा तीव्रता है इस भूकंप के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारा भूकंप। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बस इस डायग्राम को आप अच्छे से देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ आपका फोकस है, यहाँ आपका एपिसेंटर है, यहाँ पे जो है धरती हिलती है, यहाँ पे प्लेट्स जो है दूर जाती है, तो ये आपने समझना है, ठीक है। अब भूकंप के साथ ही जो हमने शुरुआत में देखी थी आंतरिक शक्तियां हमारी, वो कंप्लीट होती है। हमने आंतरिक शक्तियों के बारे में जो है जाना था, अगर आपको याद हो। ये देखिए, इस वाली स्लाइड में हमने जो है आंतरिक शक्तियों के बारे में जाना था। यहाँ पे लिखा है भीतर से ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत निर्माण, ये तीनों चीजें हमने देख लिया। तब हम पढ़ रहे थे तो चीजों में हमें बहुत ज्यादा जो है घबराहट हो रही थी कि भाई भूकंप क्या है, पर्वत निर्माण कैसे होता है। अब हमने समझ लिया हर एक चीज के पीछे आपके प्लेट्स का मूवमेंट ही इन्वॉल्व होता है। तो ये आंतरिक जो चीजें हैं वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्सोजेनिक यानी जो सतह पर चीजें हो रही थी उनके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। अब जो सतह पर हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपक्षय यानी वेदरिंग।
अब आपको ये समझना है। वेदरिंग एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जरूर आपके इससे सवाल आने की संभावना है, तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में भी आता है, सवाल आते हैं इससे। तो अपक्षय यानी वेदरिंग क्या होता है, ठीक है, समझिए। चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूटना कहलाता है वेदरिंग। प्रकार भौतिक, रासायनिक और जैविक भी हो सकता है, ठीक है। जब चट्टानें अपने ही स्थान पर क्या करती है, टूट जाती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये है आपकी चट्टान, बहुत ही अच्छे से इसमें लिखा हुआ है चट्टान है, अभी अपने स्थान पे, अब देखिए यहाँ से भी टूट रही है, यहाँ से भी टूट रही है, यहाँ से भी टूट रही है। तो कई ऐसे कारण होते हैं जिससे चट्टान अपने ही स्थान पर टूटती है और छोटे छोटे पीसेस में हो जाती है, और फिर ये किस में मिक्स हो जाती है, हमारी मिट्टी में मिक्स हो जाती है। इससे मिट्टी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती है, ठीक है। एक चट्टान है वो अपनी ही जगह पे क्या हो गई, टूट गई है छोटे 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 पीसेस में, और एंड में क्या बन गई है, मिट्टी बन गई है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं, जब चट्टान अपने ही स्थान पर क्या होती है, टूटती है। अब इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला होता है भौतिक, यानी हम इसको कहते हैं फिजिकल, ठीक है। मान लीजिए भाई अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तो चट्टान जो है अपनी जगह पे टूट गई। तो ये फिजिकल सारी चीजें हैं जो चट्टान के साथ होती है। रासायनिक, मान लीजिए रेन हो गई, बारिश का पानी हो गया, आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पे रेन जो है, जब बारिश का पानी इन चट्टानों में रिसता है तो ये इससे भी टूटती है, ठीक है। फ्रॉस्ट भी होता है एक कारण, तो ये हो गया रासायनिक। और जैविक, यानी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो अपने घर बना लेते हैं, या छोटे छोटे माउस हो गए, अपनी रीछ हो गई, वो अपने घर बना लेते हैं, तो वो भी तोड़ते हैं। तो जैविक मतलब जो जानवरों द्वारा किया जाता है। तो कई सारे इसके कारण होते हैं। टेम्परेचर चेंज भी एक कारण होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, तब भी ये जो रॉक्स हैं वो थोड़े थोड़े टूट जाते हैं, ठीक है। फ्रॉस्ट हो गई, रेन हो गई, तो उसका पानी जब इन उसमें चट्टानों में मिक्स होता है तो भी ये टूट जाते हैं। छोटे छोटे जानवर अपने अंदर घर बना लेते हैं तो भी ये टूट जाते हैं। तो वेदरिंग का सीधा मतलब यही है कि जब एक चट्टान अपनी ही जगह पे जो है टूट जाती है, अलग 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 चीजों में, छोटे 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 पार्टिकल्स में, जो हमने यहाँ पे देखे। तो वेदरिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं, ठीक है। आगे है अपर्दन यानी इरोजन। इसका क्या मतलब है, कटाव के पदार्थ का परिवहन। अब हमने देखा कि यहाँ पे एक चट्टान है, वो अलग अलग चीजों से टूट गई। अब इन पार्टिकल्स का परिवहन यानी मूवमेंट, मतलब एक जगह से अब ये पार्टिकल दूसरी जगह जब जाते हैं तो उस मूवमेंट की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं, ठीक है। मुख्य कारक बहती नदी, तेज हवा, हिमनद और समुद्री लहरें। मान लीजिए कि भाई यहाँ पे चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हैं और नदी बह रही है, तो नदी तो अपने साथ उन छोटे छोटे टुकड़ों को बहा के ले जाएगी, तो नदी हो गया। तेज हवा चली तो वो भी इन टुकड़ों को जो है बहा के ले जाएगी। हिमनद हो गया, हिमनद होता है समुद्र का तूफान आना, तो वो भी ले जाता है, तथा समुद्री लहरें भी ले जाती है, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए कि चट्टान है, उसके पार्टिकल्स टूट गए और पानी बह रहा है, और साथ ही में वो पार्टिकल्स जो है यहाँ पे आ गए, तो इसी को हम कहते हैं क्या, अपर्दन। तो अपर्दन और अपक्षय के बीच में डिफरेंस यही है कि जो हमारा वेदरिंग है उसमें जो चट्टान है वो एक ही जगह पे अलग अलग पार्टिकल्स में टूटती है, और उन पार्टिकल्स को बहा के ले जाने वाले कारक जो होते हैं वो हमारे अपर्दन में आते हैं। तो वेदरिंग और इरोजन मेरे ख्याल आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इससे दोनों से ही सवाल आने की संभावना है, ठीक है। कई बार वो सवाल आते हैं डिफरेंशिएट करने वाले, जिसमें आप बीच में बनाते हैं, यहाँ पे वेदरिंग लिखते हैं, यहाँ पे इरोजन लिखते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये भी सवाल जो है आ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वेदरिंग क्या है और इरोजन क्या है, ठीक है। वेदरिंग वो जहाँ पे एक ही स्थान पे जो है आपकी चट्टान टूट रही है, इरोजन वो कि टूटी हुई चट्टान को अलग अलग जगहों पर ले जाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं, ठीक है। आगे जाएंगे, बात करेंगे निक्षेपण यानी डिपोजिशन के बारे में। अपर्दित पदार्थ का जमा होना, आकृतियां, डेल्टा, उपजाऊ मैदान, बालू के टीले, ये सब बनते हैं, ठीक है। अब तीनों प्रोसेस आप समझ लीजिए एक बार। सबसे पहले जो हमारा अपक्षय है, यानी एक चट्टान का कई कारकों से छोटे 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 पीसेस में टूटना। अब यहाँ आता है आपका क्या, अपर्दन। अपर्दन मतलब कोई नदी जो है जो इनको बहा के अपने साथ में ले जा रही है। अब नदी जो है इनको बहा के एक जगह पे इकट्ठा कर दे रही है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, निक्षेपण यानी डिपोजिशन। जब वो पार्टिकल्स जो वेदरिंग से टूटे हैं, वो छोटे 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 पार्टिकल्स जब इरोड होकर एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, निक्षेपण, मतलब एक जगह पर इकट्ठा होना। तो इस पे क्या बनता है बेटा,
डेल्टा भी बनता है। डेल्टा जो है वो नदियां बनाती है, ठीक है। बालू के टीले भी बनते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक बालू का टीला है, वहां से छोटे 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 रेत के बहावों को हवा उड़ा के ले गई और यहाँ पे एक छोटा टीला उनसे बना दिया, तो ये भी वही चीज है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि वो 3 प्रोसेसेस क्या है, अपक्षय अपर्दन और निष्पेषण क्या है, जिससे आपकी चीजें होंगी, ठीक है। आगे बात करेंगे प्रमुख स्थलाकृतियां जो इनसे बनती हैं, ठीक है। पर्वत बनते हैं, ठीक है। ऊंचाई, ठंडी जलवायु आती है पर्वतों से, ठीक है। आपने पर्वत देख लिया, ये ऊंचे भी होते हैं ठंडे भी होते हैं। कभी होता है कि हम लोग को हॉलीडे पे जाना होता है गर्मियों में, तो सब कहते हैं शिमला चलो, मनाली चलो, क्योंकि काफी ठंडे होते हैं, बड़े पीसफुल लगते हैं पर्वत। पठार खनिजों का भंडार होते हैं। पठार मतलब आपने देखा होगा प्लेट्यू, जो हम बात करें भारत की, तो भारत में इतना पूरा जो एरिया है आपका प्लेट्यू है, तो यहाँ पे कई सारी जो है खनिज है। और मैदान में कृषि, यानी कृषि के लिए सबसे ये उपयुक्त होते हैं। तो अगर हम बात करें आपकी इंडिया की, एक छोटा सा मैप बना के अगर मैं आपको और समझा दूं कि कहाँ क्या आपको देखने को मिलता है, वैसे तो ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, बट तब भी आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा ये, कि अगर हम बात करते हैं भारत की, तो एक अगर हम छोटा सा यहाँ पे मैप बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे ऊपरी एरिया में पर्वत देखने को मिलेंगे, ठीक है। पठार आपको इस पूरे एरिया में देखने को मिलेगा, तथा मैदान आपको इस पूरे एरिया में देखने को मिलेगा। मैदान में आपका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी वगैरह आता है। पठारों में आपका मध्य प्रदेश थोड़ा सा आएगा, तेलंगाना आएगा, महाराष्ट्र आएगा, ये सब आएगा। और यहाँ पे आपका हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर वाले एरियाज आएंगे। तो यहाँ पे पर्वत, यहाँ पे आपके मैदान होंगे और यहाँ पे आपके पठार होंगे। तो इस तरह की प्रमुख जो स्थलकृतियां हैं वो बनती है। ये एक डेल्टा है। देखो बेटा, मान लो कि यहाँ पे जो है एक चट्टान है, उसे पार्टिकल्स टूट के जो है नदी बहा के लेकर आके यहाँ पे जमा कर रही है। तो नदी जो है जहाँ पार्टिकल्स जमा करती है उस जगह को हम क्या कहते हैं, डेल्टा। तो एक ही डेल्टा की मैंने इमेज लगा दी थी ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो प्रमुख स्थलकृतियां भी आपको क्लियर हो गई होंगी ये क्या बनती है, ठीक है। अब भारत के उदाहरण के बारे में देखेंगे कि इन स्थलकृतियों के क्या उदाहरण है। सबसे पहले तो हिमालय पर्वत, ठीक है, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको हिमालय पर्वत देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हमने देखा दक्कन के पठार, ठीक है। दक्कन के पठार भी हमने देख लिया कि ये एरिया जो है दक्कन के पठारों का है। फिर गंगा के मैदान में हमने देख लिया कि ये वाले एरिया गंगा के मैदानों के हैं। फिर सुंदरबन डेल्टा हमारे देश की भू आकृतियां हैं। अब सुंदरबन डेल्टा भी आप देख लीजिए, ये जो डेल्टा बना हुआ है, डेल्टा भी मैंने आपको बता दिया था, इस एरिया में आपका सुंदरबन का डेल्टा बनता है। तो ये जो है प्रमुख भू आकृतियां जो हमारे यहाँ देखने को मिलती हैं। तो ये आपके आ सकती है एग्जाम्पल्स में, आप कभी भी कोई भी आंसर लिखे उनमें एग्जाम्पल्स को ऐड करें तो आंसर की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आज के चैप्टर में आपने बहुत सारी नई नई चीज़ों को समझा है। हमने प्लेटों की विवर्तकनी की टेक्निकों को समझा है, हमने समझा है कि पर्वत कैसे बनते हैं, भूकंप कैसे फटते हैं, अर्थक्वेक यानी जो भूकंप है वो कैसे आता है, हमने देखा कि वॉल्केनो ज्वालामुखी कैसे फटते हैं, कैसी नई पट्टियाँ बनती हैं, कैसे अपर्दन अपक्षय जैसी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमने आज की क्लास में कवर किया है, वो भी वन शॉट तरीके से। यानी ये वाली जो वीडियो है इसने बहुत ही सारी आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा। अब इम्पॉर्टेंट है कि आप जुड़े रहिए इसके साथ में और बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को समझिए। अगर आपको टीचिंग टेक्निक पसंद आई है या हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पसंद आई है तो आप ज़रूर से फ्यूके एजुकेशन के लाइव बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मैं ही मिलूंगी पढ़ाती हुई, जहाँ पे हम और ज़्यादा डिटेल्ड वे में जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कई क्लासेस में हम उस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस रखते हैं तथा PDF फॉर्म में आपके पास में क्लास के नोट्स होते हैं। तो आप ज़रूर से फ्यूके एजुकेशन के जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। फ्यूके एजुकेशन एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ रोज आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करता है बल्कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में भी क्लासेस आपके पास में अवेलेबल रहती हैं, तथा PDF फॉर्म में नोट्स और चैप्टर वाइज बढ़िया से एक्टिविटीज भी फ्यूके एजुकेशन आपके लिए प्लान करवाता है। यानी आपकी सफलता की पूरी जिम्मेदारी फ्यूके एजुकेशन के साथ अब संभव है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ में।